नमस्कार। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर जबरदस्त बहस हुई और जबरदस्त बहस में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 7 दिनों तक जब तक वो इस पूरे मामले को देख नहीं लेते तब तक सरकार वक्फ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। एक तरीके से वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जब तमाम सवालात किए जा रहे थे, जब सीजेआई तमाम सवाल पूछ रहे थे सरकार से, तो सरकार एक भी सवालों के जवाब नहीं दे पाई और अंत में 7 दिन का समय मांगकर भाग खड़ी हुई। तो आखिर क्या अब 7 दिन के बाद वक्फ कानून रद्द हो जाएगा और ये जो छूट मिली है इसके क्या मायने हैं, ये सारी बातें तफसील से समझेंगे। आज हमारे साथ कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी है। ये कोर्ट रूम में मौजूद थे, इनको एक एक जानकारी है, इसलिए इनसे आराम से समझेंगे। दोस्तों, कानूनी मामला है, धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और सब कुछ ठीक ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। नरेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, क्या हुआ? आप तो कोर्ट रूम में मौजूद थे, सरकार को आखिर में भाग खड़े क्यों होना पड़ गया? प्रज्ञा जी, मैं आपके माध्यम से बहुत सारे पूरे देश के लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। आज देश के संविधान की जहां एक तरफ जीत हुई है, वहीं पर पूरे भारत देश की जनता का कहीं न कहीं एग्जामिनेशन भी हो रहा था कि वर्तमान में रूलिंग पार्टीज स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो सब जगह पर संविधान को कहीं न कहीं पर ताक पे रख करके सारे काम हो रहे हैं। तो उसका स्पष्टीकरण आज पूरे भारत देश के संविधान के सामने ये हो गया है कि भारत देश का संविधान हमेशा सर्वोपरि था और रहेगा और भविष्य में भी बना रहेगा। इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 शब्दों के साथ में पूरा क्लैरिफाइड कर दिया। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि चाहे इस पार्ट के लोग बैठे हो चाहे इस पार्ट के लोग बैठे हो, हम जब कुर्सी में बैठे होते हैं तो हमारे लिए धर्म अपना महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। पहला पॉइंट, जिससे पूरे भारत देश को कहीं ना कहीं पर बड़ी उम्मीदें हुई है। दूसरा, इसके साथ में उन्होंने बोला कि हम भारत देश के माइनॉरिटीज का पहले भी हाशिए में था, उस माइनॉरिटीज को हम हाशिए पे रख करके किसी भी निर्णय को पास नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, जो ऐसी ही शुरुआत हो रही उसकी बात। तीसरा, उन्होंने बोला है कि जब कोई भी उदाहरण के तौर पर और भी बहुत प्रकार के रिलीजन्स के जो ट्रस्ट बनाए गए हैं, क्या उनमें इस्लामिक लोगों को भी एंट्री है? क्या उनको मेजोरिटी में किया जा सकता है? क्या इस चीज का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है और उसके साथ में कल तो कुछ कम फौज थी, आज तो लग रहा था कि पूरे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट की पूरी लाइनें लगी थी। एक तरफ तो सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर खड़े थे, तो पूरे भारत देश के मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वकील गवर्नमेंट ने आज हायर करके रखा था। इसीलिए कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि 5 इंटरवेंशन यानी 5 एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है, अर्थात इसका मतलब हो गया कि 5 राज्य जो भारत देश में बीजेपी शासित या बीजेपी के जिसको ये लोग डबल इंजन की सरकार या वैसे कहते हैं, यानी सामूहिक रूप से अलायंस की सरकारें हैं, उनकी 5 एप्लीकेशन के ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। अर्थात कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन मोड पर आ गई कोर्ट। दूसरा, यह भी बोला है कि सेलेक्टिव लोग ही बोलेंगे, यह भी आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। बहुत सारे लोग बोलना कोशिश कर रहे थे, कोर्ट ने बोला सिर्फ सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे और 1-2 लोग और बोलेंगे, बाकी लोगों की कोई इजाजत नहीं होगी। तो कोर्ट ने बिल्कुल सेलेक्टिव मोड पर आ गई है। पर सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि जैसे ही कोर्ट आज 2 बजे शुरू करती है, क्योंकि हमारे 3 मैटर थे इसमें, हमारी 3 पिटीशन है जो कि कई एमएलए हैं, एमपीज हैं। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट, जैसे ही बैठती है वैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने 5 मिनट के अंदर में अपनी पूरी ब्रीफिंग को सुनाना शुरू कर दिया कि लॉर्डशिप हमें कम से कम टाइम दे दीजिए, हमें रिप्लाई फाइल करने का जवाब दे दीजिए, क्योंकि उनको जिस तरीके से कल झाड़ पड़ रही थी और आज भी उनको उम्मीद थी कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब में क्या नहीं है यह भी सुनने की आवश्यकता है, पूरे देश की जनता को भी जानने की आवश्यकता है। इसमें इनके पास जवाब नहीं है, जिसमें 3 का स्टे अभी हो गया है, जो आपको मीडिया के माध्यम से पता चल गया होगा वो क्या क्या है, और किन चीजों का जवाब इनके पास नहीं है वो भी होंगे, वो भी मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने पहली बात बोला है कोर्ट ने कि वक्फ बाई यूजर रहेगा, ध्यान रखना। और वक्फ बाई यूजर के लिए मैंने कल आपका डिफिनीशन के तौर पर बताया था और अभी आज थोड़ा सा 1 मिनट में मैं फिर ब्रीफ कह दे रहा हूं। कोर्ट ने बोला कि वक्फ बाई यूजर का मतलब यह समझना है कि जो प्रॉपर्टी से धार्मिक तरीके से यूज की जा रही जिसके लिए, वो क्रमशः आगे जो होगा सक्सेसर्स को मिलती जाएगी, उत्तराधिकारी जो उनके होंगे आगे क्रमशः यूज करते जाएंगे। दूसरा, इसके साथ में इसमें कहीं कोई रोक नहीं कर सकता है। इसके लिए 2013 का जो ऑर्डर एक्ट है,
2013 का एक्ट जो 1995 का, जो कि मैंने कल आपको ब्रीफिंग में हिस्ट्री समझाई थी कि कब से आया था। तो 1990 जो 5 का एक्ट है उसको रिपील्ड करके जो 2013 में एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा, अर्थात इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 इसका वक्फ वाई यूजर के बाद कोड बोला है कि 9C जो सेक्शन है इनका, 9C का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इन्होंने एक सेंट्रल कमेटी है जिसमें 22 सदस्य होते थे, उसने बोला उसमें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, वह भी 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। अर्थात मुस्लिमों को माइनर कर दिया गया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 22 सदस्य में 10 सदस्य मुस्लिम होंगे, 12 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे, और जिसमें एक उसका चेयरपर्सन होगा वह कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का मनोनीत व्यक्ति होगा। पर यह इसलिए खारिज हुआ क्योंकि जिसके लिए वोट बनाया गया है वही माइनर हो गया। वो कैसे डिसाइड कर सकता है? उसको आपने कहीं पर जहां कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को आगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आदेशित किया जाता है, स्टेट में गए तो राज्यपाल, सेंट्रल में गए तो आपको सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास में आदमी लेटर लेके जाता है। तो वहां पर आप कैसे इसको निर्धारित करोगे कि आपने मुस्लिमों के लिए बनाया है? इसके लिए कोर्ट के पास, इनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ में उससे भी ज्यादा मार्मिक सवाल है, पर समझने की बड़ी आवश्यकता थी। जो ये मनोनीत व्यक्ति को, चेयरमैन को बैठा रहे हैं, उसको यदि सारे 22 के 22 लोग, 22 सदस्यीय टीम है, सारे 22 के 22 लोग भी यदि हटाने की कोशिश करें, उसको हटा नहीं सकती थी। ये बताइए क्या है? कोई नहीं हटा सकता। अब बताइए सिर्फ कौन हटाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, फिर इनके पास क्या पावर है? फिर मुस्लिम बोर्ड में आपने क्यों रखा है? इसको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट किया, 9C में ये स्पष्ट है। दूसरा नेक्स्ट इसी के साथ में बोर्ड जो है, स्टेट में भी मैंने आपको बताया था कि 1995 का एक्ट जो कह रहा है, इसके साथ में 1954 में जो एक्ट आया था, 2 स्टेट बनाए गए थे, एक स्टेट का होगा एक सेंट्रल का। स्टेट में जो होगा वहां पर भी माइनर कर दिया गया, तो वहां पर भी कोर्ट ने बोला कि आप वहां पर भी ये बात आपकी नहीं मानिए। वक्फ वाई यूजर और दूसरा मैंने आपको बोला कि जो कमेटियां बनाई जा रही है वो, इन पे 2 पर कंप्लीट तरीके से फर्दर स्टे ऑर्डर पास कर दिया गया है। अब आ रहा है एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि बड़ा थोड़ा सा पेचीदा भी है। कोर्ट ने कल भी बोला था और आज भी बोला है कि कुछ भी यदि कलेक्टर को एग्जामिन करने का, क्योंकि इस चीज को लेकर के कलेक्टर जो कोई भी लैंड है और लैंड में कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी जा करके एप्लीकेशन फाइल कर देता है, बोलता है हमारा भी यहाँ पर कब्जा, हम 50 साल से इस जमीन को जोत बो रहे हैं या हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस चीज के जवाब पर यह आवश्यकता हो गई कि इसको कैसे समझा जाए। तो कलेक्टर के पास कोई थर्ड आदमी जाके एप्लीकेशन लगा देता है, और कलेक्टर जहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, और उसने वायस होकर के एक तरफा निर्णय ले लिया कि प्रज्ञा मिश्रा की प्रॉपर्टी जरूर जो है तो कहीं ना कहीं विवादित है, तो वो खुद अपने आप ले ले, यानी वक्त की प्रॉपर्टी फिर सीधा गवर्नमेंट के पास में चली जाएगी। इसमें बोला है कि कलेक्टर हमसे परमिशन लेगा। कोर्ट ने बोला है जब तक ये मैटर चलेगा तब तक कलेक्टर हमसे परमिशन लेगा, उसके बाद ही निर्णय होगा। ये तो आज वाले ग्राउंड थे, ठीक। पर आपको मैं अभी भविष्य में बोले दे रहा हूं, आज बोले दे रहा हूं, आपके जो बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं उनको भी बोल रहा हूं, भविष्य में जो इन्होंने बोला है 5 साल वाला जो प्रैक्टिशनर वो होना चाहिए मुस्लिम इस्लाम, यह भी आपको बोल रहा हूं, आज ही बोल रहा हूं, ये भी रिपील्ड होगा और कैंसिल्ड होगा। इसमें भी करेक्ट, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बात जो है, क्या हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं कि मैं एक ब्राह्मी फैमिली में पैदा हुआ, ये मेरे लिए आवश्यक पर्याप्त नहीं है? क्या मैं हिंदू का बच्चा हूं, ये मेरे लिए उस परिवार में पैदा होना पर्याप्त नहीं है? मुस्लिम व्यक्ति के घर में मुस्लिम बच्चा पैदा हुआ, माता पिता दोनों भाई मतलब बायोलॉजिकली दोनों यदि मुस्लिम हैं, इस्लामिक हैं, तो क्या यह पर्याप्त नहीं है? कोई इस्लाम है? आप, हम सब बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। दूसरा इसके साथ में, जहां मुस्लिम 5 साल के लिए कैसा मुस्लिम होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए कि वो आगे वक्त कर पाए प्रॉपर्टीज को, तो इसका जवाब क्या है? कुछ नहीं है, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। 5वीं पास होने के लिए 33% या मान लीजिए 45% का रिजल्ट लाना जरूरी है, पर वक्फ वोट मतलब वक्त करने के लिए 5 साल के लिए क्या व्यक्ति के पास क्राइटेरिया होना चाहिए, यह इसका कहीं पर निर्धारण नहीं किया गया है। कोई भी शर्त नहीं लगाई गई है, कोई भी उसमें ऐसी शर्तें नहीं बनाई गई है कि व्यक्ति को किस आधार पर चले, क्या उसका रूटीन होगा, क्या उसका क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उसके चीजों के नियमों में, कानूनों में क्या उसके बदलाव की जरूरत है, इसकी बात न करके सीधा आपने एक शब्द लिख दिया 5 साल, बस
जी। 5 साल के लिए बस पर्याप्त नहीं है ये भी खत्म होगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। कोर्ट ने अभी तात्कालिक रूप से 3 चीज़ों पर इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज अपने ऑब्जेक्शन के तौर पर, अपने एफिडेविट के तौर पर तुषार मेहता ने स्पष्ट कहा कि मैं आज बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट दे रहा हूं कि इन चीज़ों पर हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और इन चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अभी से आपसे बोल रहे हैं कि कमिट है मेरा, हम यहाँ पर आगे इस पे कुछ भी नहीं करें। तब जाकर के कोर्ट ने इनकी बातों को रिलाई किया है। पर जहां स्टेट गवर्नमेंटों ने फौज अपनी पूरी खड़ी कर दी थी, बीजेपी शासित जितने थे, मुझे लगता है सीनियर अधिवक्ता ही अधिवक्ता खड़े थे, अर्थात बहुत सारे एप्लीकेशन अपने अपने लगा लगा करके कोर्ट ने बोल दिया कि 5 एप्लीकेशन सुनी जाएगी बस। 5 एप्लीकेशन का जो निर्धारण होगा सॉलिसिटर जनरल को करना है कि कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी है, और उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत के जो विभिन्न राज्यों के एप्लीकेशन आए हैं उनमें से किस राज्य का आपको लेना है ये आप तय कर लीजिए। उसी प्रकार से समझने की जरूरत है, जहां भारत में विभिन्न राज्य हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आपको पता ही है, उन राज्यों के एप्लीकेशनों की जो भीड़ थी उससे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 73 पिटीशन है, हम सबको इतना टाइम आपको नहीं दे सकते, ऐसे तो हमको सबको सुनना पड़ेगा। इसके आधार पर साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी स्पष्ट किया है पूरे देश की जनता के सामने, चलते चलते कोर्ट उठने के पहले भी बोल दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो, धर्म हमारे लिए सेकंड ऑप्शन होगा, यह ध्यान रखना है, संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा इश्यूज है। साथ में कलेक्टर के लिए यह भी आज बोल दिया गया है कि कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। जुडिशियल काम करने के लिए कोर्ट बैठी है, जजेस बैठे हैं, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जजेस हो सकता है, पर यह ध्यान रखना है कि कलेक्टर सोच ले कि हम ही जज हो गए, हम ही कलेक्टर हैं तो कलेक्शन ऑफिसर से कलेक्टर बन गए तो आईएएस हो गए तो हम ही सब चलाएंगे, ऐसा नहीं संभव है। क्योंकि एक तरफ से यह समझना है कि जो भारत देश के संविधान में तीनों चीजों के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसके सामने ये चीजें दी गई हैं, इन तीनों चीजों का कामों का बंटवारा भी किया गया है। जब जुडिशियल समीक्षा की बात होगी तो कोर्ट ही की बात मानी जाएगी, यह आवश्यक था। इसलिए मैंने आपसे कई बार बोला है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल्स में दिया है कंप्लीट में, वह यदि कहीं भी संवैधानिक वैधानिकता की चर्चा होती है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि उनसे कंसर्न करे, उनसे पूछ ले कि इसमें कहीं कोई कमियां तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को बाईपास किया गया है। जेपीसी बैठाई गई है, तो जो जेपीसी के मेंबर थे, जैसे मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूं कई सारे मेंबरों को, जो पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी होती थी, तो उसको मैंने भी तो मैंने खुद, बहुत सारे लोग बोले कि हम लोगों तो सिर्फ बोलते रह गए और ये सुने कहाँ है जेपीसी जेपीसी जो बात कर रहे हैं कि जेपीसी ने रिपोर्ट दिया है। क्या रिपोर्ट दिया है? रिपोर्ट दिया तो इन्होंने सुना कहाँ? हमें तो सुना ही नहीं, सिर्फ पास ओवर टाइम लिया है और आगे जल्दी जल्दी करके वहां एक्ट को पास कर लिया गया है। ये सारी चीजों को लेकर के कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया और उन्होंने बोला है कि 7 दिन तक, जब तक ये अगला इनका रिजोइंडर नहीं आ रहा है ना, तब तक के लिए सारी चीजों को लेकर के, सॉरी डब्ल्यूएस, उसका रिप्लाई जब तक नहीं आ जाता है तब तक के लिए इन्होंने फर्दर स्टे, उन्होंने कोर्ट ने 3 चीजों को लगा दिया है, जिससे तो भारत देश कुल मिलाकर आज ये कहा जा सकता है कि आज के आदेश में मुस्लिम पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। ऐसा कहने में जरा भी खुरेज नहीं होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं, यदि मैं 4-5 साल के चीफ जस्टिस का अनुभव में बताऊं तो अभी करंट के हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, इतना लोग उम्मीद भी नहीं करते थे, पर उन्होंने जिस तरीके से एक से बढ़कर एक जजमेंट दे रहे हैं। अभी राष्ट्रपति वाला आपने देखा है कि उन्होंने बोल दिया कि पॉकेट जो बिल आता है आप 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों? कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कुछ भी चीजें होगी, बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न लिए किसी भी निर्णय को नहीं पारित किया जाता। यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिस्टिंग भी वही कराते हैं, सारी लिस्ट बनती है और रात को उनके पास जाती है, तो फिर ये होता है कि कौन मैटर किसके पास भेजा जाए। तो उन्होंने उसमें भी अच्छा दिखाया है, नो डाउट, क्योंकि जस्टिस जो पर्देवाला जी थे, यदि वो कह देते कि ये चलिए पुराना है या कुछ भी, बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। कोर्ट ने इन सारी चीजों को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि हम जो करेंगे स्पष्ट करेंगे, सही करेंगे, और देश की जनता को उन्होंने आज दिल जीत लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। हम सारे लोग यही सोच रहे थे, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि ये इतना सब कुछ करेंगे या नहीं पता नहीं, पर हम लोग लड़ेंगे जरूर। ये हम लोगों का पहले से उद्देश्य क्लियर था कि लड़ाई होगी, जम के होगी, हारना जीतना एक अलग विषय है, उसमें हमें नहीं सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी सारे पिटिशनरों को, कैमरा बार बार जूम कर रहा था, कोर्ट में पूरी कोर्ट खुली थी, जगह नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में आज, तो बार बार कह रहे थे कि पिटिशनर साइड तक मोर देन एडवोकेट साइड है, पीआर आड़ियत, मतलब बहुत सारे वकील पिटिशनर साइड से खड़े हैं, पर सबको सिर्फ ये देखने की जरूरत थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या निर्णय देने वाले हैं। उन्होंने, मुझे लगता है, काफी कोशिश किया है और
जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के किरण रिजिजू जी ने जो स्टेटमेंट था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जुडिशरी पर इंटरफेयर करने के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं था, और यह था कि जुडिशियल जो चीजें होती हैं एग्जामिन करने वाली, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न करे। जैसा बिल उनका पारित हुआ है उसी एक्ट को फर्दर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनमें कोई भी बीच में लाग लकबेट न किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट आपको खुद भी पता है, पूरे भारत देश के लोगों को पता है उन्होंने क्या क्या बोला था, उसको मैं बार बार कोट नहीं करूंगा। इसीलिए प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर्स और जो बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, सब जगह उसका गुणगान करते हुए घूम रहे हैं, जबकि उनके जो बिल है, बिल कम एक्ट कम, लोगों को, माइनरों को परेशान करना ज्यादा था। जो कि ऐसा कह सकती हैं कि 90% परेशान करना है तो उनके में 5% कहीं ये हो सकता है कि कहीं बेनिफिट तुक्के से लग जाए, तो 5% लिटिगेशन में परेशानी कर। मिश्रा जी, बिल्कुल मंशा पर ही सवाल है, इसीलिए आज देश correct. के हर एक नागरिक की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर रही कि आखिर क्या होने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है नरेंद्र मिश्रा जी, क्या सरकार ये कानून बहुत जल्दबाजी में ले आई? आखिर क्यों आज कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा था सरकार को? मैं आपको एक बात बताऊं, प्रज्ञा जी, एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता, कोई काम जब जल्दबाजी में किए नहीं जाते, कोई काम जब ओवर कॉन्फिडेंस में किए जाते, हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, हम ही सर्वोपरि हैं दुनिया के, हम ही सबसे बड़े लॉ के नॉलेज है हम रखते हैं, सबसे बड़े हमें इकोनॉमिस्ट हैं, जिसको कखा कखा नहीं आता वही लॉ बताएगा। तो ये जब सब चीजें होती हैं, तो आप बहुत सारे भारत देश में लॉयर हैं, अच्छे अच्छे हैं, लॉ की विजिबिलिटी है, आप सारा डिस्कशन करते सबसे, जो कमियां हैं उन कमियों को निकालने। तो इनकी मंशा ये थोड़ी थी, इनकी मंशा तो यह थी कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें अच्छी जगह पर हैं उनको कैसे सरकार अपने पास ले ले और उसको फिर उसके बाद प्राइवेट लोगों को डिलीवर्ड कर दे। ये सिर्फ प्राइवेट लोगों को दिया जाने वाला एक सवाल है, क्योंकि प्राइवेटलाइजेशन जो दुनिया में, आप कारपोरेट, कभी भी आप मार्क्स को पढ़ेंगी या हिस्ट्री में बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे, तो कैपिटलिज्म जो होता है, पूंजीवाद, वो यही है सब। पूरी कैसे मार्केट को कैप्चर किया जाए, कैसे सारी चीजों को, सरकारों को कैप्चर किया जाए, ये सब इन्हीं चीजों के एक अंग हैं जो कि सरकार दिखाती हुई नजर आ रही है। इसका आज कोर्ट में विरोध किया। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कोट करना चाहता हूं, आपके दर्शकों के लिए भी, हम सब नागरिक हैं इसलिए। मैं लौटते लौटते सिब्बल साहब से मैं बोला सर, कोर्ट ने बोला है कि 5 पिटीशंस नई और ली जा सकती हैं, यानी 5 नई फ्रेश पिटीशन और एक्सेप्टेड होंगी। वो कपिल सिब्बल को बोला कि आप देख लें। मैं बोला सर 1-2 पिटीशन और लोगों की भी है, थोड़ा सर देखना है। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोला कोर्ट में, बोला मिश्रा जी एक बात मैं बोल रहा हूँ, अभी देश बचाने की जरूरत है, पिटीशन तो आती जाती रहेंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों का सिद्धांत कितना अच्छा है कि देश को बचाना अभी हमारे लिए जरूरी है। पिटीशन तो चलो ठीक है, क्लाइंट तो मान जाएगा, उसकी नहीं लगी तो उसकी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, पर ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ बिकॉज आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली काफी अच्छा वो करती है कवरेज, इसलिए मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई कि लोगों के सिद्धांत कितने अच्छे हैं देश के लड़ने के लिए, कि देश के लिए हमें कुछ करना है, जबकि मीडिया में उनको कितना डिफेम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और आज ये जो लड़ाई दिख रही है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हालांकि ये सिर्फ कानून को बदलने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे कौम के वजूद की लड़ाई है, और इसीलिए लोगों की आशा अब सुप्रीम कोर्ट से है। अच्छा नरेंद्र मिश्रा जी, अब 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी, 7 दिन के लिए सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है, टाल दी गई है। आपको क्या लग रहा है, आप तो कोर्ट रूम में मौजूद थे, आप तो इस पूरे केस को अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? और जो अगली 5 तारीख होगी उस वक्त पर आपको क्या लग रहा है, कौन भारी रहेगा, सरकारी पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष? यहाँ पर मुस्लिम हम कहना थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप देखेंगे पूरे कोर्ट में मुस्लिम भले पिटीशन हो, लड़ने वाले सारे हिंदू उनके साथ खड़े, पहली बात। इससे मैं आपको क्लेरिफाइड कर देना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने बोला है सारी पिटीशंस में, क्योंकि कोर्ट बोला कि 3 कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के हो, पिटिशनर साइड से 3-5 लोग आ सकते हैं, वो अपना सारी चीजों को उन्हीं के थ्रू प्रेजेंट कर दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम भले हैं देश के लिए, हम सब देश के नागरिक हैं, और देश के लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग उनके लिए खड़े हैं। जब हम लोग परेशानी में हो तो वो खड़े हो, और वो परेशानी में तो हम खड़े हो, ये सबका अभिप्राय है। आज जो जीत हुई वो भारत देश के संविधान की जीत है, संविधान के जो आर्टिकल में 25-26 में दिया गया है उसकी जीत है, जो इन भारत देश के जो नेचुरल जस्टिस दिए गए हैं उसकी जीत है, जो भारत देश के बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं, लैंडमार्क जजमेंट दिए गए, बहुत सारा मैं कोर्ट नहीं करना चाहता हूं, उनकी जीत है। साथ में जो बहुत तरीके के पुराने उदाहरण के तौर पर कोर्ट ने पेश किए गए हैं, जैसे अमृतसर गुरुद्वारा जो है कमेटी, उसमें कोर्ट में हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर पेश किया है कि ऐसे बहुत सारे समितियां हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जहां पर
स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि किसी भी दूसरे रिलीजन्स के व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हैदराबाद में भी है और इसके साथ में और बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे उदाहरण के तौर पर है, मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा। जी तो जी कोर्ट में यह चीज स्पष्ट की कि जैसे हिंदुओं में नहीं है, किसी थर्ड पार्टीज का अलाउ नहीं है, थर्ड रिलीजन्स का अलाउड नहीं है, वैसे ही इस्लामिक में भी नहीं होना चाहिए, कॉमन सी बात है। तो ये जी चीज जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है तो उसको इस चीज को हम और आप की जिम्मेदारी है। जैसे आप पत्रकारिता के लिए पूरे देश की आवाज उठाते हैं, ऐसे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, कोई गैर संवैधानिक कार्य हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। जजमेंट देने का काम कोर्ट का है, उसके हिस्से तक ले जाना हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदेही है। जी बिल्कुल, और उस संविधान के लिए आज हम और आप इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा नरेंद्र मिश्रा जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर नहीं हटाया जाएगा, वो वैसा ही रहेगा, तो वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर, इन दो बातों में क्या अंतर है, उसको जरा दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, दो शब्द हैं, मैं आपको क्लियर, वक्फ बाय हाँ जी यूजर का मतलब ऐसे समझना है कि ये जो वक्फ बाय यूजर यानी पहले से जो पुरानी प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है, कोर्ट हाँ में जी बार बार बोली जाती है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड भी है बहुत सारे वक्फ, बहुत सारे नॉन रजिस्टर्ड भी हैं, ध्यान रखना है। नॉन रजिस्टर्ड वाले जो है वो ऐसे समझना है जैसे मौखिक हमने कह दिया कि हमारी ये सारी संपत्ति फला व्यक्ति को हमने डोनेट कर दिया, फला ट्रस्ट को हमने दे दिया, हनुमान समिति को दे दिया, किसी को भी दे दिया हमने, हाँ और हाँ वो वहां पर अपना कारोबार करेगा। हमने मौखिक बोला है, हमने अपनी पोजीशन भी उनको नहीं, कब्जा भी दे दिया, तो उन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने बोला है कि ब्रिटिश काल से और उसके पहले मुगल काल से, उसके पहले भी बहुत सारे होते थे वक्त, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन यानी अनरजिस्टर्ड वक्त ये वाले हैं, इनमें कोई ओके डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए जाएंगे, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पहला सवाल। दूसरे सवाल का जो आपने बोला है कि कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो रजिस्टर्ड हो भी गए हैं और कोर्ट में चल भी रहे हैं और कोर्ट ने उनके डिसफेवर में भी ऑर्डर दिया है, यस वह भी यस बने रहेंगे। ये दोनों चीजों को क्लियर, अर्थात जो विवादित डिस्प्यूट लेके आ रहे थे ये लोग कि कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है, तो कोर्ट ने इस वर्डिक्ट के आधार पर सबको स्पष्ट कर दिया और इसके लिए रिलायंस जजमेंट बोला है कि जो अभी आपको अभी मैं कोट कर रहा हूं चीज को, जो अयोध्या वर्डिक्ट था, अयोध्या का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में इस चीज को कोड किया गया है पूरी तरीके से, बहुत बड़ा 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 जजमेंट है वो, और उसमें इन सारी चीजों को लेकर के बोला है वक्त के बारे में, कैसे कैसे जी सारी चीजें रहेंगी। तो इस चीज को लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो रजिस्टर्ड होंगे, जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे, दोनों के बारे में स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट हो गई कि दोनों रहेंगे, अब वक्फ बाय यूजर ही रहेंगे। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, दोनों चले, सिर्फ जनता के लिए बनाए गए, इस्लामिक कस्टम के लिए बनाए गए हैं, इस्लामिक कल्चर के लिए बनाए गए हैं, इस्लामिक लोगों के लिए बनाए गए, इस्लामिक लोगों के द्वारा लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ईयर्स। जी जी अच्छा नरेंद्र मिश्रा जी, ये जो हम ये उस पूरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो बात संसद में भी कही थी कि ये बात कही गई थी कि वक्फ की जमीनों से कैसे आय निकाली जा सके, कैसे उसका आर्थिक फायदा उठाया जा सके, उस पर भी काम किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की मंशा ये भी है कि आसानी से वक्त, जब कलेक्टर के हाथ में सब कुछ होगा, तो जो कलेक्टर के हाथ में है वो सरकार के हाथ में है, आसानी से वक्फ से जमीनें लेकर के कॉर्पोरेट्स को देने का एक एजेंडा भी सिद्ध हो रहा था, आपको इस मंशा पर आप क्या कहेंगे? प्रज्ञा जी, ये जो आपने सेक्शन का जिक्र किया मुझे ध्यान से स्किप हो गया था, यह भी अमेंड होगा, ध्यान रखना, इसमें जी लिमिटेशन कुछ भी नहीं लगाई गई है। ध्यान हाँ रखना, वक्त से जो भी संपत्ति की आय होती है, ठीक, हाँ जी ये कलेक्टर के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो जैसी स्टेट है तो स्टेट के पास वक्फ बोर्ड होगा, सेंट्रल के पास सेंट्रल वाला होगा, इनके पास पूरा इन्फिनिट कितना इनके ऊपर कॉस्ट इंपोज की जाएगी, अर्थात कॉस्ट की बात मैं कर रहा हूं तो ध्यान रखना है कि उनके ऊपर कितना टैक्सेस लगाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं डिफाइन की गई है। ऐसा ओके भारत देश का जो स्लैब है, आप यदि इनकम टैक्स देती होंगी, जीएसटी भी लगता होगा, तो 18% कहीं लिखा हुआ है, तो इनकम टैक्स बोला जा रहा है तो 12% है, तो आपको देखे होंगे कि बैंक में यदि फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि कितने परसेंट आप जो है, तो उसमें जी सारी चीजों को लेकर के कितना टैक्सेस आपको मिलेगा। ये जब हर चीजें सब जगह लिखी गई हैं तो यहां पर क्यों नहीं लिखा गया है? जी ये इसलिए किया गया है कि वक्त, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टीज में 100 रुपए या 200 रुपए का टैक्स आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट उदाहरण, तो सरकार कलेक्टर को उसको लेना है, तो वो हाँ क्या करेगा, उसका 10 गुना
मान लीजिए, या 50 लाख का उठा के जुर्माना पेश कर देगा। वैसे ही कभी कभी आप सोशल मीडिया में, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि बिजली जी। वाले के घर पर 50,000 का बिजली का वो बिजली के वो आ गया, बिल आ गया है। जिसके पास बिजली का बिल ही नहीं है, उसके मीटर नहीं इंस्टॉल्ड है, उसके भी बिल आ रहे हैं। अब जी। ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पर भारत देश की एक महिला सांसद भी हैं, जिन्होंने बिजली के बिल का लेकर के हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन उठाया कि हम तो उस घर में गए भी नहीं हिमाचल प्रदेश वाले में, और वहां बिजली का बिल इतना आ गया है। वैसे ही ये सारी चीजों को करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया थी, थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बनाने के द्वारा, टैक्सेस लगाने के द्वारा, इसके साथ में 1/3 का जो एक्ट है इस्लामिक में कि 1/3 पूरे प्रॉपर्टी से ज्यादा ट्रस्ट को नहीं दे सकते वक्फ को, वो उसको हटाने के लिए ये सब करने के एक तरीके थे। पूरी तरीके से इनके मनसा में था ये सारी चीजें, जिसको कोर्ट की पूरी तरीके से संज्ञान में आ गया है, और कोर्ट इसमें अच्छा करेगी, इसको अमेंड जी। करेगी कि आप ओके। लिमिट लगाइए। हाँ, ये स्पष्ट होगा। अब यानी जो अगली सुनवाई जी, 5 तारीख को ये है, 7 दिन के बाद। मैं आपसे भविष्यवाणी करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन नरेंद्र मिश्रा जी, आपने जो कल के वर्डिक्ट के बाद जो बात कही, आपने जो बात कही थी कल, वो बिल्कुल आज देखने को मिली। अब आपको क्या लग रहा है कि अगली सुनवाई में क्या होगा? सरकार किन तैयारियों के साथ, सॉलिसिटर जनरल और किन तैयारियों के साथ आ सकते हैं? उन्होंने समय क्यों मांगा 7 दिन का? और क्या अब सरकार भारी पड़ जाएगी तमाम पेटिशनर्स के ऊपर? आपको क्या लगता है? प्रज्ञा जी, एक आपने जो बोला कि भविष्यवाणी मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अनुभव होता नहीं, धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के पास लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। जी। ऐसा नहीं कहना है हमें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप काम को करते करते कॉन्स्टिट्यूशनली आप कितना अनुभव हो जाते हैं, जी। किस चीज में ये होगा, हाँ, लगभग बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट आप और मान आपने लेते कल इस हैं। पर इसका जिक्र भी किया था, और आपने तमाम एप्लीकेशंस का भी जिक्र किया था, और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उन एप्लीकेशंस पर भी सवाल उठा दिए। नरेंद्र मिश्रा जी, आप अगली सुनवाई 5 तारीख को है, आपको क्या लगता है कि 5 तारीख को क्या होने वाला है? सरकार किन तैयारियों के साथ आएगी, और किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? अभी तो जो संविधान है उसका पलड़ा भारी है, पूरे देश की जनता की जो आवाज है उसका पलड़ा भारी है। साथ में जो पूरे संवैधानिक चीजों को लेकर के जो पिटिशनर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जैसे जो एडवोकेट है बेचारे, उनका सबका भी पलड़ा भारी है। गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कमजोर है। गवर्नमेंट के जो सारी चीजों को लेके आए हैं कानून, वह गैर संवैधानिक है, और उसमें बहुत सारे सेक्शन ध्यान रखना है, और कोर्ट इनको फिर से दोबारा उन चीजों पर स्टे करेगी कि ये चीजें हम नहीं मानेंगे, और इनको यह आदेश पारित करेगी कि आप इन चीजों पर सुधार करिए, उसके बाद आप आइए। ये जो आगे की आने वाली चीजें हैं वो ऐसे कुछ होंगी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मिश्रा जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट रूम के भीतर क्या कुछ हुआ, वो हमें बता रहे थे कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी, जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। उनसे एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, डीप एनालिसिस कर रहे थे, ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ सके कि आखिर आज कोर्ट में हुआ क्या, कोर्ट ने क्या आदेश दिया, और क्या अब कोर्ट के आदेश के बाद आगे कुछ बड़ा डिसीजन ऐसा होने वाला है जो वाकई इतिहास लिख देगा। तो फिलहाल आज के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। ये देश के संविधान की ये जीत है, और ये उस आस की जीत है जो तमाम नागरिक आज सुप्रीम कोर्ट से लगाए हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।